सो स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिस चैप्टर का डिस्कशन करने वाले हैं, उसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर 1। वो एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत जगह इग्नोर किया जाता है, बच्चों द्वारा भी इग्नोर किया जाता है, टीचर्स भी इस चैप्टर को इग्नोर ही करते हैं पढ़ाने से। लेकिन हम देखते हैं कि एक दो क्वेश्चन हर साल एमएन एग्जाम में इस चैप्टर से आ जाते हैं। अब वो किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से आपको रीडिंग करनी है इस चैप्टर की, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो फिजिकल वर्ल्ड में कुछ बहुत इजी सी बेसिक बेसिक चीजें भी दी हुई हैं जो कि नहीं पूछी जाती एग्जाम्स में। जो पूछी जाती है एग्जाम्स में वो ये है कि जो साइंटिस्ट्स ने क्या डिस्कवरी की और डिस्कवरीज के रिलेटेड वो चीजें इनमें पूछी जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसमें नीचे देखें तो व्हाट इज फिजिक्स में हमारे पास आ जाता है कि फिजिक्स वाला तो ये पोर्शन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप एक बार शॉर्ट रीडिंग कर लीजिएगा। लेकिन याद करने की ऐसी कोई चीज नहीं है कि फिजिक्स क्या होता है क्या नहीं होता। जो साइंस वर्ड आपको ये पता होना चाहिए, कुछ चीजें पता होना चाहिए आपको जनरल नॉलेज के टर्म्स से भी। वो चैप्टर जैसे कि द वर्ड साइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम लैटिन वर्ब साइंटिया विच मीन्स टू नो। तो आपको बताना चाहिए कि जो लैटिन वर्ड है साइंटिया, उससे ये उससे ये ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए था एज जनरल नॉलेज भी। और संस्कृत इसका वर्ड है, उसका मतलब विज्ञान, और अरेबिक में इसको हम इल्म बोलते हैं, जो कि सेम मीनिंग बताते हैं। इसको हम साइंस का ही ट्रांसलेशन है, और इनमें भी इसका मतलब नॉलेज ही होता है बेसिकली। तो साइंस का मतलब ये है टू नो या फिर नॉलेज। ठीक है, और ये सिविलाइजेशन जो बताया कि इजिप्ट, इंडिया, चाइना, ग्रीस, मेसोपोटामिया वगैरह में इनके होते थे कि उन्होंने भी पहले के टाइम में ऐसा ऐसा नहीं कि साइंस का कोई रिसेंट अभी हुआ है कि अभी अभी साइंस के बारे में पढ़ा जा रहा है। पहले से ही कई लोग कई सिविलाइजेशंस को साइंस के बारे में पता था, और इन्होंने इसमें रिसर्चेस भी किए हैं और इनको पढ़ा भी है। तो लेकिन 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स बहुत ग्रेट स्ट्राइड्स, यानी कि बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई थी साइंस के मामले में। जो गैलीलियो के टाइम से 16th सेंचुरी से बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई थी साइंस में। और हमने पहले क्या पढ़ा था कि साइंस का मतलब क्या होता है, टू नो। इन दोनों बात को याद रखना है आपको। 16th सेंचुरी में बाय द मिडिल ऑफ 20th सेंचुरी साइंस बिकम ट्रूली इंटरनेशनल इंटरप्राइज, जो कि हमारे फिजिसिस्ट, केमिस्ट और बायोलॉजिस्ट जो तीनों उसमें और बहुत सारे और उसमें ब्रांचेस में डिवाइड हो गया था। और उसके बहुत सारे साइंटिस्ट और स्टूडेंट्स थे जो उसमें बहुत रिसर्च कर रहे थे, पढ़ रहे थे। तो एक तरह से इंटरनेशनल इंटरप्राइज बन चुका था। सारे कल्चर, सारे कंट्रीज कंट्रीब्यूट कर रही थी। तो अब बस व्हाट इज साइंस और साइंटिफिक अप्रोच क्या मेथड क्या होता है, ये आपको बस पता होना चाहिए कि साइंटिफिक मेथड का मतलब होता है कि एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट किया जाता है नेचुरल फिनोमिनन को समझने के लिए जितनी डिटेल और डेप्थ में पॉसिबल है, और उस नॉलेज को यूज करके हम प्रेडिक्ट करें, उसको मॉडिफाई करें और कंट्रोल करें उन फिनोमिना को। तो साइंस बेसिकली क्या है, एक्सप्लोरिंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड प्रेडिक्टिंग फ्रॉम व्हाट वी सी अराउंड अस। तो हम जो भी अब चीजें नेचर में अपनी चीज को देखते हैं उसे ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व, उसकी डिटेल स्टडी करना, और उससे उस नॉलेज को यूज करके उसको मॉडिफाई करना ताकि हम उसको अपने फायदे में ला सकें। ठीक है, और कंट्रोल कर सकें अपने घाटे को बचाने के लिए, कि अगर हमें कोई लॉस हो रहा है उसे कंट्रोल करने, और अगर हम उसे फायदे के लिए मॉडिफाई कर लें, उसका इन डेप्थ स्टडी कर लें क्यूरियोसिटी के लिए या फिर नेचर को जानने के लिए, और उसको ऑब्जर्व करें ढंग से। ठीक है, तो इससे बहुत सारे साइंटिफिक मेथड है, क्योंकि एक सिस्टमेटिक अप्रोच से हमें से करना होता है। हम रैंडमली नहीं कर सकते इसको, एक अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा जिससे हम इसकी डिटेल स्टडी कर सकते हैं। और वो अप्रोच क्या कहता है, उसमें इंटरकनेक्टेड स्टेप्स हैं जिससे हम सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग, प्रेडिक्शन एंड वेरिफिकेशन और फाल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरीज। तो सबसे हम क्या होता है, हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन क्या, हम एक्सपेरिमेंट उसको लैब में करने की कोशिश करते हैं, या फिर बाहर ओपन फील्ड में एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं उस चीज़ को देखने के लिए अपने वैल्यूज को डाल के। इसे कहते हैं कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। अपने हिसाब से उसको चीज़ों को एडजस्ट करके हम उस पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं मन चाह। और फिर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग लगाते हैं थोड़ा सा,
तर्क बुद्धि लगाते हैं ताकि हम समझ सकें क्या इसके पीछे क्या लॉजिक रहा है, क्या रीजनिंग रहा है। और हम बहुत सारे केसेस में एग्जैक्ट रीजनिंग नहीं बता पाते हैं, हम गेस करते हैं जनरली। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का मतलब है कि क्वालिटी मतलब देख के हम उसको बाहर उसके कुछ क्वालिटीज को देख के, उसके कुछ फीचर्स को देख के, और क्वांटिटेटिव मतलब मैथ्स को यूज करके हम उसकी वैल्यूज से कुछ गेस करें, कुछ रीजन आउट करें। और मैथमेटिकल मॉडलिंग का मतलब ये होता है कि हम कुछ प्रेडिक्शन दें, कुछ स्टेटमेंट बनाएं, और उसी स्टेटमेंट के दूसरे पहले से जो पता है स्टेटमेंट्स, उनके बेसिस पे उनको आर्ग्यू करें और ट्रू या फॉल्स बताने की कोशिश करें। फिर हम कुछ थ्योरी दें। थ्योरी का मतलब होता है कोई भी चीज जो हमने बोली है और प्रूव की है, उसको हम थ्योरी बोलते हैं। तो हम थ्योरी दें, और उसको कई बार कंजक्चर्स भी होते हैं। कंजक्चर मतलब कि कोई चीज जो प्रूवन नहीं है, हमें लगता है कि ऐसा ट्रू हो सकता है, कंजक्चर्स दें। और कॉरलरीज दें, यानी कि हम थ्योरी से डिराइव कोई कोई चीजें दें जिससे हम बाकी चीजों को भी प्रूव कर सकते हैं या कह सकते हैं। कॉरलरी दें। तो ये होते हैं साइंटिफिक मेथड का हमारा एक सिस्टमेटिक अप्रोच के ये स्टेप्स होते हैं, इंटरकनेक्टेड स्टेप्स होते हैं। और उसके बाद फॉल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरी और वेरिफिकेशन। ऐसे कई बार थ्योरीज आई हैं साइंस की हिस्ट्री में जो कि एक व्यक्ति ने दी और दूसरे व्यक्ति ने उसको गलत कह दिया। जैसे थॉमसन का मॉडल आप एटम के बारे में क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। वो थॉमसन ने एक प्रेडिक्शन दी थी कि ऐसा हो सकता है। कुछ चीजों को देखकर, कुछ जो हमें पहले से पता था, उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, उसके बेसिस पे उसने ये कहा। और फिर ये प्रूव हो गया था बाद में कि वो थ्योरी गलत है। तो फॉल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिससे हमारी हर थ्योरी इंप्रूव होती रहती है और एक कांस्टेंट अमेंडमेंट के आती रहती है कि हम उसको बार बार चेंज करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो स्पेक्यूलेशन एंड कंजक्चर, यानी कि हमें जो लग रहा है क्या पता वैसा हो, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखते हैं साइंस में। पर साइंस अब तक किसी चीज को नहीं मानती जब तक कोई चीज प्रूवन ना हो, जो कि रेलिवेंट ऑब्जर्वेशन से वेरीफाई होनी चाहिए। और जैसे ही वो कोई एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन उसको कह देगा कि वो उस थ्योरी के खिलाफ है, तो थ्योरी वहीं पे फॉल्सिफाई हो जाती है। तो कहा जा रहा है कि इंटरप्ले ऑफ थ्योरी एंड ऑब्जर्वेशन इज द बेसिक ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ साइंस। आपको पता होना चाहिए साइंस हमेशा डायनेमिक होती है। कोई भी चीज साइंस में कोई भी थ्योरी फिक्स नहीं है कि ये चेंज नहीं हो सकती। जैसे ही हमें कोई एक एक्सपेरिमेंट मिलेगा जो उस थ्योरी को गलत कह देता है, उस थ्योरी के खिलाफ चला जाता है, वैसे ही वो थ्योरी गलत करार दी जाएगी और हमारे द्वारा एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो ऐसे ही हम उस थ्योरी को या तो पूरी तरह से गलत करार सकते हैं या फिर उसमें मॉडिफिकेशन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। Sometimes its modification may not be drastic and may lie within the frame of an existing theory. For example, when Johannes Kepler examined, ये आपसे पूछ सकता है कि किसने किया था, तो जोहान्स केपलर ने 1571 से 1630 में एग्जामिन किया था एक्सटेंसिव डेटा ऑन प्लैनेटरी मोशंस कलेक्टेड बाय टाइको ब्राही। टाइको ब्राही ने बहुत मेहनत से, बहुत सालों की मेहनत के बाद कुछ मैथमेटिकल डेटा कलेक्ट किए थे, जैसे कि उसको कितना टाइम लगता है रिवॉल्व होने में, कौन से एस्ट्रॉइड कितने साल बाद वापस आ रही है, कुछ ऑर्बिट्स की ट्रेजेक्टरी उसने कैलकुलेट की थी मैथमेटिकली। तो वो उसने टाइको ब्राही ने बहुत मेहनत से कैलकुलेट की थी, उन सब चीज़ों को उसने कलेक्ट किया था और उसको जोहान्स केपलर ने उस यूज किया उन डेटा को, जो हमने पहले ही कहा था कि डेटा कलेक्शन वाला, उसको इसने यूज किया और उसके बेसिस पे उसने अपना थ्योरीज दी, लॉज दिए, जिसे हम केपलर लॉ पढ़ते हैं, जो हम ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं। द प्लैनेटरी सर्कुलर मोशंस इन heliocentric theory, sun at the center imagined by Nicholas Copernicus had to be replaced by elliptical orbits to fit the data better। तो पहले जब नाइकोलस कॉपरनिकस ने हीलियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी, आपको पता होना चाहिए ये जो हीलियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी नाइकोलस कॉपरनिकस ने, वो ये मानती थी कि सन सेंटर पे है, और वो आज भी ट्रू है। लेकिन वो ये मानते थे कि ये ऑर्बिट सर्कुलर है, लेकिन असलियत में ये ऑर्बिटल एलिप्टिकल करना पड़ा, ताकि मॉडिफाई करना पड़ा इस थ्योरी को, ताकि ये डेटा में सही ढंग से बैठ सके। तो आपने देखा एग्जांपल किस प्रकार हम कोई थ्योरी दे देते हैं और जो डेटा निकाली जाती है अगर उसे फिट नहीं बैठती, हम थ्योरी को मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि वो डेटा में बेटर फिट करे। ओकेजनली हाउएवर द एग्जिस्टिंग थ्योरी सिंपली अनेबल टू एक्सप्लेन न्यू ऑब्जर्वेशन। लेकिन ऐसा इस बार तो मॉडिफाई कर दिया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो पाता कि हम मॉडिफाई कर पाए, और हम उसको कई बार एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, थ्योरी को चेंज करना पड़ जाता है। इसलिए ऐसा कई बार होता है कि साइंस में बहुत कुछ उथल पुथल हो जाता है, थ्योरीज चेंज होते रहते हैं।
ऐसी जैसे हम जानते हैं क्लास 9 में कि न्यूटन का जो मैकेनिक्स है वो एटॉमिक फिनोमिना को नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था, न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन और मैकेनिक्स है उसके बेसिस पे। तो हमें उस मैकेनिक्स को चेंज करके एक नया मैकेनिक्स लाना पड़ा, जिसे हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं, और इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे भी बहुत बेसिक रूप में मॉडर्न फिजिक्स में, डिटेल में नहीं है ये +2 के सिलेबस में। तो आपको अभी तक साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट था याद रखना, ये मेन चीज है कि साइंटिस्ट के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। Just a new experiment may suggest an alternative theoretical model. A theoretical advance may suggest what to look in for some experiments. The result of experiment of scattering of alpha particles gold foil 1911। तो आपको ये याद रखना है कि गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किसने किया था, कब किया था, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट गोल्ड फॉइल वाला, और 1911 में किया था। इसने न्यूक्लियर मॉडल क्या एस्टैब्लिश किया था ये भी पूछ सकते हैं, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम को इसने एस्टैब्लिश किया था, जो कि क्वांटम थ्योरी का बेसिस बना, जो कि 1913 में नील्स बोहर ने दिया। तो आपको ये बताना चाहिए क्वांटम थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम किसने दिया, नील्स बोहर ने। ऐसी कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी पार्टिकल, एंटी पार्टिकल भी पढ़ेंगे आप। एंटी पार्टिकल मतलब होता है एक पार्टिकल का ऑपोजिट, जैसे प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट होता है प्रोटॉन, न्यूट्रिनो का ऑपोजिट होता है एंटी न्यूट्रिनो, तो इसलिए इसे हम कहते हैं एंटी पार्टिकल्स। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में तो नहीं लेकिन इसका नाम जरूर पढ़ेंगे आप क्लास 12th में। एंटी पार्टिकल का कॉन्सेप्ट थियोरेटिकली इंट्रोड्यूस किया था पॉल डायरैक ने 1913 में, और कार्ल एंडरसन ने इसे कंफर्म भी कर दिया था 2 years लेटर। इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का एंटी इलेक्ट्रॉन होता है, जिसे हम पॉजिट्रॉन कहते हैं। तो ये आपसे पूछ सकता है कि पॉजिट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, तो कार्ल एंडरसन ने की थी। कब, 1932 में। और किसने थियोरेटिकल वो दिया था, पॉल डायरैक ने दिया था एंटी पार्टिकल का। बस आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है कि यूनिफिकेशन क्या होता है नहीं होता, और कौन सा और बाकी साइंसेज होते हैं, जैसे फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायो होता है, कौन कौन से डिसिप्लिन होते हैं, और संस्कृत में फिजिक्स को क्या कहते हैं। और ये आपको जानने की जरूरत है फिजिक्स की प्रिसाइज डेफिनेशन, ये सब्जेक्ट क्या होता है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में कोई बिल्कुल स्ट्रीट डिवीजन पैदा नहीं कर सकते कि ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, ये बायो। तो थोड़ी चीजें ऐसी होती है जो दोनों की मिक्स, दोनों की यूज होता है, दोनों मिक्सड होता है, तो एग्जैक्टली कोई इसका डेफिनेशन पॉसिबल ही नहीं। पर हम मेनली कह सकते हैं फिजिक्स स्टडी ऑफ द बेसिक लॉज ऑफ नेचर एंड द मैनिफेस्टेशन इन डिफरेंट नेचुरल फिनोमेना। बस आपको फिजिक्स की डेफिनेशन पता होना चाहिए, बाकी इस लाइन से कोई इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। तो हम फिजिक्स में क्या कोशिश करते हैं कि हम बहुत सारे डाइवर्स फिजिकल फिनोमेना जो हम देखते हैं डे टू डे, या फिर नहीं भी देखते हैं तो ओकेजनली देखते हैं, उन फिनोमेनन को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं जो फ्यू कॉन्सेप्ट्स और लॉज हमने पता है पहले से या फिर हमने बनाए हैं। ठीक है, कुछ यूनिवर्सल लॉज के बेसिस पे हम इसको कहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल द सेम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि एप्पल को ग्राउंड पे खींचता है, वही लॉ एक मून को एक प्लैनेट के अराउंड घूमने का जो लॉ फॉलो करना होता है वो सेम लॉ है इन दोनों के केस में। ऐसी जो बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है मैक्सवेल का, अब ये सब चीज आप आगे पढ़ेंगे, बस आपको नाम पता होना चाहिए, कभी के लिए आप इसको याद कर सकते हैं, आगे इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो मैक्सवेल की इक्वेशन है, दे गवर्न ऑल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेना। जितने मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल फिनोमेना होता है, मैक्सवेल कुछ इक्वेशंस है उनके बेसिस पे ही सारे ऐसे फिनोमेना होते हैं। तो स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता है, आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं पर आपके क्वेश्चन वगैरह नहीं आएंगे इसमें से। हाँ, हाइपोथेसिस, एक्सियम्स एंड मॉडल्स के डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि हाइपोथेसिस क्या होता है, एक्सियम क्या होता है, पोस्टुलेट क्या होता है। तो हाइपोथेसिस और एक्सियम एक ही चीज है, इसलिए लिखा है ईच ऑफ द विच इज वेरियसली कॉल्ड हाइपोथेसिस, एक्सियम और पोस्टुलेट। क्या होते हैं, असम्पशंस होते हैं, कुछ हमने मान लिया कि ऐसा होता होगा, हम श्योरिटी से नहीं कह सकते, तो उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस या एक्सियम या पोस्टुलेट। जैसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो न्यूटन ने दिया था कि ऐसी कोई चीज है जो अट्रैक्ट करती है अर्थ की तरफ, तो वो एक हाइपोथेसिस था, वो कई चीजें एक्सप्लेन कर रहा है, वो कोई फिक्स्ड मैथमेटिकली नहीं प्रूव किया था उसने, तो उन्होंने अपने आप से हाइपोथेसिस दी थी। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली एज्यूम कर रहे हैं, एजम्पशन कर रहे हैं, मान रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सियम, हाइपोथेसिस या। अब देखिए हाइपोथेसिस, एक्सियम और पोस्टुलेट को हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, लेकिन थोड़ा सबटल डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है,
हाइपोथेसिस इज अ सुपोजिशन विदाउट सपोजिशन, तो सपोज कर लिया हमने विदाउट एज्यूमिंग दैट इट इज ट्रू, हम नहीं मान रहे ये ट्रू है, सपोज कर रहे हैं. इट वुड नॉट बी फेयर टू आस्क एनीबॉडी टू प्रूव द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बिकॉज इट कैन नॉट बी प्रूव. एक हाइपोथेसिस, इट कैन बी वेरीफाइड एंड सब्सटैंशिएटेड बाय एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन इसको सिर्फ सब्सटैंशिएट कर सकते हैं, इसमें और सब्सटेंस दे सकते हैं, इसको और मजबूत कर सकते हैं, लेकिन हम इसको ये नहीं कह रहे हैं, हमने आज तक इसको नहीं कहा कि 100% एक ट्रू चीज है और कोई प्रूव नहीं कर सकता हाइपोथेसिस को. फिर आपसे पूछा एक्सियम क्या है. एक्सियम एक सेल्फ एविडेंट ट्रूथ है, तो वो दिख रहा है, लॉजिकली ट्रू है. ठीक है, सेल्फ एविडेंट ट्रूथ मतलब कि दिख रहा है कि वो ट्रू है. जैसे कि हम कहें कि अगर एक ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस हैं तो वो एक एक्सियम है, क्योंकि हम ट्रायंगल के बाय डेफिनेशन 3 वर्टिसेस, तो एक सेल्फ एविडेंट ट्रूथ है कि जब मैंने ट्रायंगल कह दिया तो ये बात पता चल जाती है कि उसके 3 वर्टिसेस होंगे. An axiom is self-evident truth, while a model is a theory proposed to explain observed phenomena. मॉडल तो आप सबको पता है, जैसे रदरफोर्ड का मॉडल था, हम एक दे देते हैं नक्शा कि इसके बेसिस पे ऐसा कुछ हो सकता था, एक थ्योरी दे देते हैं ताकि जो ऑब्जर्व फिनोमिनन है हम उसको एक्सप्लेन कर पाए. ठीक है, तो और जैसे हमने देखा कि जैसे बोहर ने भी कुछ assumptions की, जैसे हम नेक्स्ट मतलब क्लास 12 से पढ़ते हैं कि उसने कुछ assumption की कि एटम इस मैनर बिहेव करता है, वो इस उन्हीं ऑर्बिट्स में जंप कर सकता है जिसके मल्टीपल जिसके फिक्स्ड क्वांटम स्टेप्स होंगे उसी में वो जंप कर सकता है या फिर उसी में वो एस्केलेट कर सकता है. तो आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी में दो पॉसिबिलिटी बनी हुई है कि पहला उसका पॉसिबिलिटी है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो सारे मीडियम में कांस्टेंट होगा, और दूसरा ये है कि फिजिकल लॉज है वो सारे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ट्रू होंगे. और ऑब्वियसली ये पॉसिबिलिटी प्रूव नहीं किया जा सकता, उसने एज्यूम किया है इन चीजों. ऐसे यूक्लिड का स्टेटमेंट की पैरेलल लाइंस नेवर मीट इज हाइपोथेसिस, इसके ज्यादा पैरेलल लाइंस कभी मीट नहीं कर सकती. यूक्लिड ने अपने एग्जाम्स दिए थे, तो ये प्रूव नहीं कर सकता कोई पैरेलल मूव नहीं कर सकती, ये सेल्फ एविडेंट पता है कि प्रूव मतलब ये ऑब्वियसली नहीं मीट करेंगे. ठीक है, तो ये फिजिक्स और टेक्नोलॉजी का आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट इसमें जो मेन चीज होती है साइंटिस्ट के बारे में जो आपको पता होता है वो आपके आज मैच द फॉलोइंग वगैरह में पूछ लिया जाता है कई बार. एज लेट एज 1933 गेट फिजिसिस्ट अर्नेस्ट रदरफोर्ड डिसमिस द पॉसिबिलिटी ऑफ टैपिंग. कब उन्होंने किया था, किसने किया था, डिसमिस द पॉसिबिलिटी ऑफ टैपिंग एनर्जी फ्रॉम एटम्स. वो ये मानते थे कि एटम से एनर्जी हम नहीं ला सकते, लेकिन ये गलत प्रूव हो गया था 1938 में. हैन और मीटनर ने न्यूट्रॉन इंड्यूस फिशन ऑफ यूरानियम, किसने किया था, हैन एंड मीटनर ने क्या किया था, न्यूट्रॉन इंड्यूस फिशन ऑफ यूरानियम डिस्कवर किया था, विच वुड सर्व एज द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड न्यूक्लियर वेपन्स. येट अनदर इंपॉर्टेंट एग्जांपल फिजिक्स गिव राइट टू टेक्नोलॉजी सिलिकॉन चिप. तो क्या है, फिजिक्स भी टेक्नोलॉजी में काफी हेल्प करती है. ये इस पैराग्राफ बताने का था कि फिजिक्स सोसाइटी को कैसे इफेक्ट करती है और टेक्नोलॉजी को कैसे इफेक्ट करती है. तो ये हमें पता होना चाहिए कि जैसे कई लोग सोचते हैं कि फिजिक्स में और जैसे टेक्नोलॉजी जैसे कंप्यूटर साइंस में बहुत डिफरेंस है, लेकिन ऐसा नहीं है. इसने बताया कि जैसे सिलिकॉन चिप जो होता है हमारे कंप्यूटर में, वो भी फिजिक्स से इन्वेंट हुआ है, फिजिक्स का यूज करके. और ऐसे ही हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज में भी फिजिक्स का बहुत योगदान है, उसको ढूंढने में और उसको डेवलप करने में, कि हम कोई ऐसा तरीका ढूंढ ले जिससे फॉसिल फ्यूल्स को बचाया जा सके, सस्टेन किया जा सके, और कोई ऑल्टरनेटिव यानी कि कोई दूसरा सोर्स ढूंढ सके एनर्जी उत्पादन का. और इस फील्ड में काफी प्रोग्रेस हो चुकी है. जैसे हमने सोलर एनर्जी भी जानते हैं कि हम सन से कैसे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, जियोथर्मल एनर्जी कैसे बना सकते हैं, और टाइड एनर्जी वगैरह, तो ये सब फिजिक्स की हेल्प से ही हो पाया. अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको ये पूरा का पूरा टेबल याद होना चाहिए. कंट्री ऑफ ओरिजिन आप छोड़ सकते हैं, लेकिन मेजर कंट्रीब्यूशन और नाम, कौन सी साइंटिस्ट ने कौन सी कंट्रीब्यूशन की थी, कौन सी डिस्कवरी की थी, वो आप सबको पता होना चाहिए. तो ये आप सब याद करने के आर्किमिडीज ने बॉयंसी प्रिंसिपल डिस्कवर किया था, गैलीलियो ने इनर्शिया का लॉ डिस्कवर किया था, क्रिश्चियन हाइगन्स ने वेव थ्योरी, आइजैक न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, माइकल फैराडे ने लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जेम्स मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, हेनरी रुडोल्फ वर्ट्ज ने जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जेसी बोस ने अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स. अब कई में होते हैं जो आप
पढ़ चुके हैं, मतलब आगे जैसे 11-12 कंप्लीट कर लेते हैं पूरा, तो आपको कई चीजें पता लग जाती हैं कि कई चीजें नहीं भी पता होती। जैसे जेसी वो उसने अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स की है, अब रेडियो वेव्स हम नहीं पढ़ते डिटेल में इतना, तो ये नहीं पता होता, तो इस टेबल को एक बार आपके दिमाग से गो थ्रू हो जाना चाहिए कि किसने क्या डिस्कवर किया तो कौन से कंट्री से थे। सिमिलरली ये आपको पूरा टेबल याद होना चाहिए। बस ये मेन जो चीजें होती हैं इस चैप्टर से, ये चीज सबसे ज्यादा मेन होती है। फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर छोड़ सकते हैं कि नहीं पूछा जाएगा आपसे, बहुत एडवांस टॉपिक है, तो आप इसको पूरी तरह से छोड़ सकते हैं। और ये कि कौन सा चीज किस पे बेस्ड है, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन उठते हैं यहाँ से कि स्टीम इंजन किस लॉ पे बेस्ड है, इलेक्ट्रिक जनरेटर किस लॉ पे बेस्ड है, रॉकेट प्रपोल्शन किस फिजिक्स के लॉ पे बेस्ड है। ये जो टेबल्स हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट, और मैंने कहा था टेक्स्ट के बीच में जो साइंटिस्ट के नाम, वो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में कवर करना आप लोगों के लिए। वो एक बार आप गो थ्रू कर लेंगे तो चैप्टर बिल्कुल खत्म है, इसमें और कुछ नहीं है। एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में आप पढ़ सकते हैं, पढ़ना है तो, बाकी इससे कुछ नहीं। और ये मैंने कहा था फंडामेंटल फोर्सेस बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। एस सी बोस क्या पढ़ सकते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, कभी कभी बीच बीच से क्वेश्चन आ जाते हैं, मैच द फॉलोइंग आ जाता है आपके पास, तो यूनिफिकेशन ही पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये आप याद कर लें कि रेंज क्या होती है, रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होती है, या आपको पता होना चाहिए कि कितने ऑर्डर का कितना होता है। ये ऑर्डर आपसे पूछ सकते हैं, ये मत याद कीजिए, और ऑपरेट्स अमाउंट की भी जरूरत नहीं है। रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है और किन फोर्सेस की बात हो रही है, ये मेन। और ये भी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये यूनिफिकेशन मैंने लिखा था आपको नहीं करने की जरूरत है, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे। और सीवी रमन ने क्या डिस्कवर किया था, कंजर्वेशन लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक बार इसको पढ़ लीजिए कि कौन कौन से कंजर्वेशन लॉज होते हैं। और बाकी चैप्टर में इतना ही है, क्वेश्चंस इसके बहुत, एक बार आप देख लीजिएगा स्कूल एग्जाम के, बाकी कंपटीशन वगैरह में इसके क्वेश्चंस का कोई अहमियत नहीं रखता है। और जैसे मैंने कहा यूनिफिकेशन वगैरह आपको खुद के इंटरेस्ट के लिए पढ़ना पड़ सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो क्या पूछा जाएगा, साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया था, हाइपोथेसिस एग्जाम पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, कंजर्वेशन लॉज क्या होते हैं, और कौन सी चीज किस बेसिस पे चलती है, किस प्रिंसिपल पे चलती है। जैसे इलेक्ट्रिक जनरेटर किस प्रिंसिपल चलता है, न्यूक्लियर रिएक्टर किस प्रिंसिपल पे चलता है। टेक्नोलॉजी और फिजिक्स के आपस में जो यहाँ पे बताया कि टेक्नोलॉजी किस प्रकार से फिजिक्स के ही लॉज पे चल रही है, उसका इन्होंने बेसिक बताया है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि यही चीज आपके चैप्टर इंपॉर्टेंट है। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड ने क्या किया था, और हैन एंड मीटर ने क्या किया था, न्यूज बोहर ने कब कौन सी ईयर में और किया क्या था, ये सब चीजें मैंने कहा था। साइंटिस्ट क्या है काफी इसमें इंपॉर्टेंट चीजें, फिजिक्स की डेफिनेशन, साइंस की डेफिनेशन, और साइंटिफिक प्रोसेस का, साइंटिफिक मेथड का कौन कौन से स्टेप्स। तो इस चैप्टर में इतना ही है, होप आपको समझ आ गया होगा। एक बार आप इसको रीडिंग दीजिएगा, और जो मैंने टेबल्स का आपको याद करने के लिए, वो आपका ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का समय लेगा, जो इंपॉर्टेंट चीज रीड करने के, पूरा चैप्टर रीड करने का आपको आधा घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। अगर आप टेबल्स याद करें तो 45 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म है, और आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूरी तरह से गारंटीड है, क्योंकि इस चैप्टर से कई क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।